Welcome to all the students of BSc third year classes in online platform of श्री विश्वनाथ ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस कलान सुल्तानपुर। मैं डॉक्टर संजय वर्मा आपके केमिस्ट्री पाठ्यक्रम के जो पेपर सेकंड है उसमें जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ठीक है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो इसी क्रम में आपका जो सबसे पहले जब कभी आपको किसी पेपर के बारे में पढ़ना होता है तो आपको सबसे पहले उसके अंदर आने वाले पाठ्यक्रम के बारे में समुचित जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। तो इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम आपका जो पाठ्यक्रम है इस वर्ष का पेपर सेकंड में उसको प्रस्तुत करते हैं। और अगर हम बात करें चैप्टर वाइज डिस्क्रिप्शन सिलेबस की, तो इसमें आपका जो इस साल का जो सिलेबस है उसमें आपके लगभग 10 चैप्टर हैं जो कि 4 अलग अलग यूनिट्स में डिवाइड किए गए हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें चैप्टर नंबर 1 की, तो जैसा कि आपने पिछले साल स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ी हुई है, आईआर और यूवी 2 टेक्निक्स थी, तो उसी क्रम में यहाँ पे भी आपको उससे आगे चैप्टर नंबर 1 के रूप में या हम कह लें यूनिट फर्स्ट के रूप में आपका एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है वो पढ़ना है। तो जो आपका जो चैप्टर नंबर 1 होता है, चैप्टर 1, इसमें आप पढ़ेंगे एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी यानी न्यूक्लियर मैग्नेटिक रिजोनेंस। पर्टिकुलर एनएमआर में आपको पीएमआर के बारे में पढ़ना है। इसके साथ में आपका जो प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू यूवी एंड आईआर, ठीक है, प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू यूवी एंड आईआर, ये लास्ट ईयर के सिलेबस से हैं, उसको भी यहाँ पे पार्ट मिला हुआ है, ठीक है। इसके बाद अगर बात करें चैप्टर नंबर 2 की, ये एक सेपरेट यूनिट है चैप्टर 1 के रूप में, ठीक है। चैप्टर नंबर 2 की अगर बात करें तो चैप्टर नंबर 2 में आपका ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स, ठीक है, स्टडी ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स आपको करनी है। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स जो होते हैं, अगर हम ऑर्गेनिक में देखें तो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स का एक अलग ही रोल होता है। ये बेसिकली एक तरीके से न्यूक्लियोफिलिक रेजेंट्स होते हैं और इन न्यूक्लियोफिलिक रेजेंट्स की वजह से हम ऑर्गेनिक न्यूक्लियोफाइल जो है वो आसानी से प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स के अंदर जो बेसिकली आपको पढ़ना है उसमें आपका 3 कंपाउंड्स हैं, जिसमें आपका एक ऑर्गेनोमैग्नीशियम होगा, ऑर्गेनोमैग्नीशियम में आपने ग्रिग्नर एजेंट पढ़ा हुआ है, वही है यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद दूसरा जो है वो आपका ऑर्गेनोलिथियम, इसको हम लोग RLI से भी रिप्रेजेंट करते हैं, इसके बारे में आपको पढ़ना है। तीसरा आपका जो कंपाउंड होगा वो आपका ऑर्गेनो जिंक, ठीक है। तो ये 3 बेसिक जो आपके ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स हैं, इनके बारे में, इनकी सिंथेसिस से लेके या इनकी प्रिपरेशन से लेके इनकी केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में आपको पढ़ना है। और इनकी जो सिंथेटिक यूटिलिटी है वो एज ए न्यूक्लियोफिलिक रेजेंट जो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में उस देखने को मिलती है। चलिए, इसके बाद चैप्टर नंबर 3 की बात करें तो चैप्टर नंबर 3 में सेपरेट आपको ऑर्गेनो सल्फर कंपाउंड्स के बारे में पढ़ना है। ऑर्गेनो सल्फर कंपाउंड्स जो हैं ये एक तरीके से एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी होने के चलते इसको महत्व दिया जाता है, ठीक है। इसमें आप लोग जो बेसिक नाम सुनते होंगे, ग्वानिन ड्रग्स या आपका जो पेरिमिडीन ड्रग्स हैं, ठीक है, उस तरीके की ड्रग्स जो है वो आप इसी में देखते हैं, ठीक है। तो ऑर्गेनो सल्फर कंपाउंड्स जो है उनकी स्टडी भी आपको एज ए चैप्टर नंबर 3 जो है वो करने को मिलेगी, ठीक है। इसके बाद अगर हम चैप्टर नंबर 4 की बात करें तो चैप्टर नंबर 4 में आपका केमिस्ट्री ऑफ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स, ठीक है, ये आपका डिफरेंट टाइप के कंपाउंड होते हैं जिसमें साइकिल्स जो होती हैं वो प्योरली कार्बन से न बन के किसी अनदर हेट्रो एटम के माध्यम से कंप्लीट होती हैं, ठीक है। तो केमिस्ट्री ऑफ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स या हम हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री भी इसको कह सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर नंबर 4 रहा होगा, ठीक है। इसके बाद अगर हम चैप्टर नंबर 5 की बात करें तो चैप्टर नंबर 5 में आपका कार्बोहाइड्रेट, ठीक है।
कार्बोहाइड्रेट एक तरीके से नेचुरल प्रोडक्ट, ये जो आपकी यूनिट नंबर 3 होगी, इसमें आपका लगभग आप नेचुरल प्रोडक्ट्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। नेचुरल प्रोडक्ट्स में आपका जो कार्बोहाइड्रेट है वो भी आता है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे कि कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, इनमें कितने प्रकार के कौन कौन तरीके के कार्बोहाइड्रेट होते हैं, ठीक है। कुछ एक तरीके से डाइसैकेराइड्स होते हैं, कुछ मोनोसैकेराइड्स, कुछ पॉलीसैकेराइड्स होते हैं। सेलुलोज भी एक तरीके का कार्बोहाइड्रेट होता है, ये प्लांट में पाया जाता है। उसके बारे में भी फ्रुक्टोज हो गया या सुक्रोज है, जो भी है उसके बारे में आप डिटेल में यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट में पढ़ेंगे। इसके बाद जो चैप्टर नंबर 6 है, इसमें आपका अमीनो एसिड, ये भी बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से है यहाँ पे अमीनो एसिड। इसके बाद पेप्टाइड्स, प्रोटीन्स के बारे में भी यहाँ पे पढ़ना होगा। इसके बाद न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड जानते हैं आप लोग, जो आपका आरएनए या डीएनए आपने पढ़ा होगा, न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। थोड़ा सा ये स्पेलिंग मिस्टेक लग रहे हैं न्यूक्लिक एसिड में, ठीक है। इसके बाद चैप्टर नंबर 7 की बात करें तो चैप्टर नंबर 7 में आपका ये 4th यूनिट को कवर करता है। अगर यूनिट वाइज सेपरेशन देखें तो आपका ये जो आपका है चैप्टर नंबर 1, ये यूनिट 1 का पार्ट होता है, ठीक है। यूनिट 1 चैप्टर नंबर 1 को लीड करती है। इसी तरह चैप्टर नंबर 2, 3, 4 ये आपके यूनिट 2 को लीड करते हैं। इसी तरह चैप्टर नंबर 5 एंड 6 जो हैं ये आपके यूनिट 3 को लीड करते हैं, ठीक है। चैप्टर नंबर 7, 8, 9, 10 ये आपके यूनिट 4 में आते हैं, ठीक है। तो यूनिट 4 में आपके 4 चैप्टर आते हैं, जिनमें से जो पहला चैप्टर है वो आपका ऑयल, फैट एंड डिटर्जेंट्स, ठीक है। ऑयल, फैट, डिटर्जेंट्स ये आपका चैप्टर नंबर 7 के रूप में है। यहाँ पे ऑयल, फैट एंड डिटर्जेंट्स, इसको आप चैप्टर नंबर 7 के रूप में पढ़ेंगे। और ये आपका होगा यूनिट 4 में, ठीक है। इसी तरह चैप्टर नंबर 8 में आप पढ़ेंगे सिंथेटिक डाइज, सिंथेटिक डाइज। चैप्टर नंबर 9 में आपका हो जाएगा सिंथेटिक पॉलीमर्स। इसी तरह लास्ट चैप्टर जो होगा वो आपका होगा सिंथेसिस वाया इनोलेट्स, ठीक है। तो ये टोटल जो है वो आपके 10 चैप्टर हैं, जिनसे आपका इस साल का यानी बीएससी 3rd ईयर की क्लास का सिलेबस बनता है। और थोड़ी सी और आपको जानकारी दे दें, आपका जो पाठ्यक्रम है इस बार का केमिस्ट्री का, ये भी जो उसमें पेपर के मार्किंग के हिसाब से अगर देखें तो ईच पेपर जो भी आपका इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल केमिस्ट्री के हैं, उन सभी के लिए अलग अलग सेपरेटली जो है वो 75 मार्क्स जो हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, ठीक है। अगर हम पेपर पैटर्न की बात करें तो पेपर पैटर्न जैसा आपके लास्ट ईयर 2nd ईयर का रहा है उसी तरीके का 3rd ईयर का भी है, बस जो मार्किंग पैटर्न्स हैं उसमें थोड़े थोड़े चेंजेस आए हैं। यानी सेक्शन ए में आपके कुछ छोटे या जो आपके शॉर्ट आंसर होते हैं, सेक्शन बी में जो होते हैं वो मीडियम साइज़ के, जिनके आंसर्स जो है वो आपको 200 वर्ड से 200 से 250 वर्ड्स में देने होते हैं। इसके बाद सेक्शन सी में 2 क्वेश्चन रहते हैं जो कि आपके लॉन्ग क्वेश्चंस के रूप में वहाँ पे रहते हैं। जैसे आप सेक्शन सी में 2nd ईयर में एग्ज़ाम दिए हुए हैं, ठीक उसी तरीके से वो पेपर पैटर्न वहाँ पे फॉलो होता है, सिर्फ मार्किंग में थोड़ा सा अंतर हो जाता है, ठीक है। चलिए, इसके बाद हम अगर सिलेबस की बात करें और कुछ स्टार्ट करने की बात करें तो हमारे हिसाब से जो आपका चैप्टर नंबर 10 है, यहाँ से हमें शुरू करना थोड़ा सा ज़्यादा ठीक लगता है। वजह इसकी ये है कि यहाँ से आपको
जो पिछले साल का बैकअप है, ठीक है। पिछले साल का काफ़ी कुछ आपने पढ़ा हुआ है, उसमें आपने कार्बोनिल कंपाउंड्स में एल्डिहाइड एंड कीटोन्स को पढ़ा हुआ है, तो वहाँ से कुछ ये चैप्टर संबंधित है, इस वजह से इसको हम यहाँ पे शुरू करते हैं, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर नंबर 10 ऑफ योर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सिलेबस एंड द नेम ऑफ चैप्टर इज चैप्टर नंबर 10 synthesis via enolates। synthesis via enolates, ओके। तो अब हमें देखना होगा इस चैप्टर को पढ़ने से पहले कि व्हाट द मीन ऑफ सिंथेसिस, सिंथेसिस का क्या अर्थ होता है, ठीक है। तो सिंथेसिस का अर्थ समझने के लिए हमको इसके बारे में चर्चा करनी होगी, और सिंथेसिस को अगर बहुत ही सामान्य शब्दों में समझा जाए तो किन्हीं दो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में, अलग अलग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में कार्बन कार्बन बॉन्ड का फॉर्मेशन जो है वही आपका सिंथेसिस कहलाता है। यानी बहुत ही आसान शब्दों में अगर हम इसको डिस्क्राइब करना चाहें तो द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड, द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन कार्बन bond between two different molecules, between two different or can say or between two different carbon atoms, कार्बन एटम्स, इसको थोड़ा सा और प्रिसाइज कर देते हैं, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स में होता है। अगर विद इन द मॉलिक्यूल दो अलग अलग कार्बन एटम के बीच में भी किसी तरीके से जोड़ तोड़ ढंग से जो है अगर उसका कार्बन कार्बन बॉन्ड बनता है तो वो भी एक तरीके की सिंथेसिस की हेडिंग्स के अंतर्गत आ जाएगा। तो द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड बिटवीन टू डिफरेंट कार्बन एटम्स इज कॉल्ड सिंथेसिस या ऑर्गेनिक सिंथेसिस हम उसको कह देंगे, क्योंकि यहाँ पे कार्बन एटम्स के बीच में कार्बन कार्बन बॉन्ड डेवलप हो रहा है, ठीक है। तो ये एक बेसिक मीन है ऑर्गेनिक सिंथेसिस का, ठीक है। तो ऑर्गेनिक सिंथेसिस के बारे में आपने थोड़ा सा समझ लिया है। इसके बाद हम आगे चलते हैं कि ये किस फॉर्मेट में कार्बन कार्बन को आपस में जोड़ा जा सकता है, या कि कौन से ऐसे दो कार्बन होंगे जिनके बीच हम इस तरीके का एक कार्बन कार्बन बॉन्ड डेवलप कर सकते हैं। तो डेवलप करने के लिए हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि अगर किसी एक बॉन्ड को हम तोड़ें, क्योंकि तोड़ने का जस्ट रिवर्स होता है जोड़ना, ठीक है। तो अगर हम किसी दो अलग अलग कार्बन कार्बन बॉन्ड की बात कर रहे हैं, ठीक है, दो अलग अलग कार्बन कार्बन की बात कर रहे हैं, दो कार्बन के बीच के किसी बॉन्ड की बात कर रहे हैं, तो अगर हमें इस बॉन्ड को जोड़ना है तो पहले इसको तोड़ना होगा, ठीक है। सपोज दैट अगर हमें इसके जुड़ने को समझना है या हम इस बॉन्ड को जोड़ना चाहते हैं तो हमें पहले इसको तोड़ के देखना होगा कि ये किस तरीके से किन दो पार्ट्स में टूटता है, और अगर उन्हीं दो पार्ट्स को हम एक दूसरे के पास दोबारा लाएंगे तो वो फिर आपस में जुड़ भी सकते हैं। तो इसके लिए हमें हेटेरोलिसिस की क्लीवेज ऑफ बॉन्ड जो है वो देखनी पड़ेगी। तो हेटेरोलिसिस क्लीवेज में बताया जाता है कि यहाँ के जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये आइदर साइड ऑफ एटम की तरफ शिफ्ट होते हैं, और जिस तरफ शिफ्ट होते हैं दोनों एक साथ एक ही एटम की तरफ मूव करते हैं, दैट मीन्स हेटेरोलिटिक क्लीवेज इसको बोलते हैं। तो जिस एटम की तरफ शिफ्ट होते हैं वहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। सिमिलरली जिस तरफ से ये मूव ऑन कर जाते हैं, चले जाते हैं, वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होता है। सपोज दैट अगर इन इलेक्ट्रॉनों का मूवमेंट कुछ इस ढंग से हो कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे आके इकट्ठे हो जाएं, तो क्लीवेज के बाद यहाँ पे दो स्पीसीज मिलेंगी। एक कार्बन ऐसा होगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन जो है वो नहीं होगा, उसकी वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा,
दूसरा ऐसा होगा जिसके पास वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। तो ऐसी स्पीसीज में से आप लोग जानते होंगे, इसको हम कार्बोकैटायन कहते हैं, और दूसरा जो है वो कार्ब एनायन होता है। अगर थोड़ा सा और एफिशिएंट वर्ड में या रिएक्शन मैकेनिज्म के टर्म में बोले तो कार्बेन आयन या जो कार्बोकैटायन होते हैं उनको हम इलेक्ट्रोफाइल भी कहते हैं, बिकॉज दे लव इलेक्ट्रॉन या दे आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज या इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोफाइल हो गए। इसी तरह जो नेगेटिवली चार्ज कार्बन आयन होते हैं इनको हम न्यूक्लियोफाइल का नाम देते हैं, बिकॉज दे अट्रैक्ट्स टूवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज, दैट मीन्स न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज, सो कॉल्ड एज न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, तो बेसिकली जो हमें देखना है वो ये कि किसी मॉलिक्यूल के एक कार्बन को अगर हम न्यूक्लियोफिलिक रूप में और दूसरे मॉलिक्यूल के दूसरे कार्बन को हम इलेक्ट्रोफाइल के रूप में अगर चेंज कर पाते हैं तो वहाँ पे ये पॉसिबिलिटीज़ होती है कि ये दोनों आपस में फिर से जुड़ जाएं, और जुड़ने के बाद एक नया कार्बन कार्बन बॉन्ड जो है या जो पहले से एग्जिस्ट कर रहा है उसी के रिस्पेक्ट एक कार्बन कार्बन बॉन्ड जो है वो बना लें। तो ये बेसिक सिंथेसिस है। सिंथेसिस में 2 कंपोनेंट आपको समझ में आ रहे होंगे, जिसमें ऑर्गेनिक पार्ट में एक न्यूक्लियोफिलिक नेचर का होना चाहिए और दूसरा इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का होना चाहिए। अगर इस 2 नेचर के कार्बन स्पीसीज एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तभी वहाँ पर इस तरीके का एक कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन हो पाएगा, दैट मीन्स आपकी सिंथेसिस पॉसिबल हो पाएगी। तो अगर हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन की या फिर न्यूक्लियोफिलिक कार्बन की, तो हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ढेर सारे ऐसे कंपाउंड्स हैं जिसमें इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का कार्बन जो है वो इजीली अवेलेबल है। जैसे अगर हम बात करें सिंपली एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड किसी एक का नाम नहीं ले रहे हैं, यहाँ पे पूरा ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स की बात करें तो वहाँ पे चूँकि एल्किल हैलाइड्स का जो जनरल रिप्रेजेंटेशन है वो RX के रूप में किया जाता है। ठीक है, और इसमें आप जान रहे होते हैं कि जो आपका हैलोजन एटम होता है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस बॉन्ड के दूसरे एंड पे जो कार्बन एटम है उसकी तुलना में काफ़ी ज़्यादा होती है। तो इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो इस सिंगल बॉन्ड की या सिग्मा बॉन्ड की पोलराइजेशन को एक्सप्लेन करता है, और उसी के थ्रू आपको ये पता चलता है कि यहाँ पे जो कार्बन कार्बन बॉन्ड्स है, सो दैट अगर हम यहाँ पे मेथिल क्लोराइड ले लेते हैं, ठीक है, तो उस केस में यहाँ कार्बन और हैलोजन मतलब क्लोरीन के बीच बॉन्ड बना हुआ है, और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने के चलते ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ज़्यादातर क्लोराइड के साइड में या क्लोरीन एटम की तरफ होते हैं, और ऐसे में इस पे पार्शियल निगेटिव एंड पार्शियल पॉजिटिव चार्जेस जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। इसको हम जनरली इंडक्टिव इफेक्ट के माध्यम से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मॉलिक्यूल एक तरीके से जो कंपाउंड्स का ग्रुप है एल्किल हैलाइड्स में आता है, और जितने भी एल्किल हैलाइड्स होते हैं वहाँ पे इस तरीके का पोलराइजेशन जो है वो एग्जिस्ट करता है। ठीक है, और इसी एग्जिस्टेंस में हमें एक चीज़ यहाँ से क्लियर होती है कि यहाँ का जो कार्बन एटम है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, इसमें चाहे थोड़ा ही पार्शियल पॉजिटिव कैरेक्टर हो। ठीक है, तो इस पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज होने के चलते हम इसको एज ए इलेक्ट्रोफाइल ट्रीट कर सकते हैं ऑर्गेनिक सिंथेसिस के दौरान। ठीक है, तो अगर हम देखें तो कौन कौन से ऐसे कंपाउंड्स हैं जहाँ पे हमको ये इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन मिल जाता है। एक तो आपका एल्किल हैलाइड है, दूसरा एल्कोहल्स। ठीक है, एल्कोहल्स में भी आपका जो कार्बन एटम है वो पार्शियली पॉजिटिव नेचर शो करता है, जैसे आपका CH3OH, यहाँ पे भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होने के चलते ये पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव चार्जेस रहते हैं। ठीक है, इसके अलावा अन्य कंपाउंड्स में अगर हम कार्बोनिल कंपाउंड्स की बात करें तो कार्बोनिल कंपाउंड्स में भी आपका जो कार्बन एटम है वो एज ए इलेक्ट्रोफिल जो है वो प्रोड्यूस होता है। इसमें कैसे प्रोड्यूस होगा, यहाँ पे जब पाई बॉन्ड ओपन होगी तो ये एक तरीके से CO- पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ये हालांकि ये बाद में फिर से रिकवर हो जाएगा, लेकिन कुछ भी क्षण के लिए या कुछ थोड़ी देर के लिए ये एक न्यू इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर जो है वो शो करता है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम एमीन्स की बात करें तो एमीन्स में आपका भी इसी तरीके का
देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पे भी जो कार्बन है वो सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा है, और ऐसे में ये यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव, और यहाँ का जो कार्बन एटम होगा, सो दैट अगर हम इसको मेथिल एमीन के रूप में देखें तो मेथिल एमीन में ये नाइट्रोजन हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के चलते इस पर पार्शियल नेगेटिव होगा और यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव होगा। तो ऐसे ढेर सारे ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स है जहाँ पे आप देखेंगे कि आपका जो कार्बन एटम है वो पार्शियली पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है। दैट मीन्स इट विल एक्ट एज एन इलेक्ट्रोफाइल ड्यूरिंग द ऑर्गेनिक सिंथेसिस। ठीक है, तो एक तो आपका ज़्यादातर कंपाउंड्स ऐसे हैं जिनमें कार्बन पॉजिटिवली चार्ज आसानी से उपलब्ध है। ठीक है, सेकेंड पार्ट जो होता है आपका वो न्यूक्लियोफाइल की बात करें तो न्यूक्लियोफाइल की जो है वो एक तरीके से स्कैरिसिटी है, ये इजीली अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो कार्बन न्यूक्लियोफाइल जो है वो इजीली अवेलेबल नहीं है, और इनकी कमी को पूरा करने के लिए हमारे पास एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ रेजेंट्स हैं जो आपके सिलेबस में भी हैं। दैट मीन्स आपके ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स, वहाँ से आपका जो कार्बन एटम है वो न्यूक्लियोफिलिक नेचर का आपको मिलता है। ठीक है, तो आपकी जो ऑर्गेनिक सिंथेसिस है जिसमें हम किसी एक नए कार्बन बॉन्ड को बनाते हैं, उसको हम दो कंपोनेंट यानी इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन और न्यूक्लियोफिलिक कार्बन की मदद से पूरा कर पाते हैं। ठीक है, तो ये आपका सिंथेसिस का रहेगा। आपके ऑर्गेनिक सिंथेसिस या सिंथेसिस बाय नॉलेज से इस चैप्टर में सिंथेसिस का मतलब जो है वो यही है। ठीक है, यहाँ पे आपको एक न्यूक्लियोफिलिक कार्बन को कैसे प्रोड्यूस किया जाता है उसके बारे में बताया जाएगा, जिसमें से एक छोटा सा जो टॉपिक है आपका जो आपको समझने की ज़रूरत है वो है आपका मैथिलीन, एक्टिव मैथिलीन यूनिट। ठीक है, तो एक्टिव मैथिलीन यूनिट के बारे में आप इसको समझिएगा। ठीक है, तो हेडिंग डाल लेते हैं मैथिलीन यूनिट, एक्टिव मैथिलीन यूनिट्स। ठीक है, तो इसके बारे में ही बात होगी। सबसे पहले हम थोड़ा सा यहाँ पे मैथिलीन यूनिट के बारे में समझना है। जैसे एक हाइड्रोकार्बन अगर हम लें CH4, इसका नाम आपका मीथेन होता है। ठीक है, अगर इसमें से एक हाइड्रोजन हम रिमूव करके एक वैलेंसी को फ्री करते हैं तो यहाँ आपका CH3 इसको हम लोग मैथिल ग्रुप कहते हैं। क्या बोलते हैं? मैथिल ग्रुप। सेम टाइम में अगर हम इस मैथिल ग्रुप से भी एक और हाइड्रोजन रिमूव करा लें और दो वैलेंसी फ्री कर दें तो जो आपका बचता है इसी को हम मैथिलीन ग्रुप कहते हैं। क्या कहते हैं? मैथिलीन ग्रुप। ठीक, तो ये आपका मैथिलीन ग्रुप होता है। सेम टाइम में अगर हम थोड़ा सा और आगे जाएं और एक और हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव करा लें तो यहाँ पे एक ऐसा कार्बन बचता है जिसके पास सिर्फ एक हाइड्रोजन होता है और इसकी 3 वैलेंसी जो है वो फ्री होती हैं। इस ग्रुप को या इस ग्रुप को हम कह सकते हैं ये आपका मेथाइन यूनिट हो जाती है। ठीक है, इसको हम मेथाइन ग्रुप या मेथाइन यूनिट के रूप में कह सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका मेथाइन या मैथिलीन ग्रुप होता है। ये ग्रुप के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन हो गया। एक्टिव कब होता है? एक्टिव का सेंस यहाँ पे एसिडिक नेचर से है। ठीक है, तो एसिडिक नेचर को समझने के लिए हमें थोड़ा सा आपके जो कंपाउंड्स हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को देखें तो वहाँ पे आपका जो एसिड है, ठीक है, एसिड की बात करें तो वहाँ पे एक्टिव हाइड्रोजन्स रहते हैं। एक्टिव हाइड्रोजन्स का मतलब जो इजीली H+ के फॉर्म में वहाँ से रिमूव हो सकें या निकल सकें उनको हम एक्टिव हाइड्रोजन बोलते हैं, या दूसरे नाम जिसका एक्टिव हाइड्रोजन या एसिडिक हाइड्रोजन भी कहा जाता है। ठीक है, तो एसिडिक हाइड्रोजन का जो एग्जिस्टेंस है वो जनरली आपके एसिड में पाया जाता है। एसिड्स में आपके ऑर्गेनिक एसिड्स की अगर बात करें तो जनरली हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड्स के बारे में पढ़ते हैं, उनको जानते आए हैं, देखते आए हैं। लेकिन यहाँ पे जो एसिडिटी है इन प्रोटॉन्स की या इन H+ की या इस एक्टिव मैथिलीन यूनिट की, वो किसी अन्य कारण से भी होती है। तो ये आपके पिछले साल के पाठ्यक्रम में आपको पढ़ाया गया होगा। जब आप कार्बोनिल कंपाउंड पढ़ रहे होंगे वहाँ पे आपको एक
टाटोमरिज्म के बारे में बताया गया होगा, और उस टाटोमरिज्म में आपको ये चीज़ क्लियर की गई होगी कि यहाँ पे जो कार्बोनिल कंपाउंड्स होते हैं उनमें जो अल्फ़ा कार्बन होते हैं उन पे जो प्रोटॉन्स होते हैं वो प्रोटॉन्स अपनी पोजीशन को कार्बोनिल ग्रुप के कार्बोनिल ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में चेंज करते रहते हैं। कभी वो अल्फ़ा कार्बन पे होते हैं, कभी कार्बोनिल ऑक्सीजन पे चले जाते हैं और हाइड्रोक्सी ग्रुप बना लेते हैं। तो वो एक टाटोमरिज्म का पार्ट है। वहाँ देखते हैं अगर तो पता चलता है कि जो आपके कार्बोनिल कंपाउंड्स हैं उनके अल्फ़ा कार्बन पे पाए जाने वाले जो हाइड्रोजन्स हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में डिटेल्स में बात होगी अगले लेक्चर में। ठीक है, आज के लेक्चर में इतना ही आपके लिए पर्याप्त है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम इस चैप्टर्स में आने वाले जो भी पाठ्यक्रम है उसके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग द क्लास। ओके, बाय।